से किसे वर्गीकी का पिता कहा गया है? देखो साथियों, इसमें सीधा सा चिन्ह लगा हुआ है। जो वर्गीकी के पिता थे, अर्थात जो क्लासिफिकेशन के बारे में जिसने बताया, वो लीनियस थे। कौन थे? कैरोलस लीनियस। ध्यान रखना, जो लीनियस हैं वो वर्गीकी के पिता माने जाते हैं। अगला है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये भी लीनियस है। इन्होंने द्विनाम बाइनरी सिस्टम, जो प्लांट और एनिमल्स में द्विनाम पद्धति है, उसकी खोज इन्होंने की। इसीलिए इनको वर्गीकी का पितामह कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो कैरोलस लीनियस। सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये कैरोलस लीनियस की है। जो सिस्टेमा नेचर पुस्तक है, मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि जो सिस्टेमा नेचर पुस्तक है उसमें सभी जीवों के वर्गीकरण के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों को रखा गया है। पुष्पीय जो पादप है वो किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में, फेनेरोगैम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? जो पुष्पीय पादप होते हैं उनको फेनेरोगैम्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? फेनेरोगैम्स में। इसलिए इसका बी ऑप्शन एकदम सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुष्पीय पादपों को रखा गया है तो वो रखा गया है फेनेरोगैम्स के अंतर्गत। ध्यान रखना, अपुष्पीय पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स। किसके अंतर्गत? क्रिप्टोगैम्स। जो पुष्पीय पादप हैं उन्हें फेनेरोगैम्स, जो अपुष्पीय जिनमें पुष्प नहीं होते वो क्रिप्टोगैम्स। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? यानी जिस पर आधार टिका हुआ है वर्गीकरण का, उसकी न्यूनतम इकाई क्या है? तो वो है आपकी स्पीसीज। ध्यान रखना, स्पीसीज का जो हिंदी होता है वो होता है जाति। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हाइड्रोफाइट्स मतलब हाइड्रो शब्द उसमें जिसमें भी लगा है, तो आप ये समझ लीजिए या तो वो जलीय पुष्प के बारे में बात कर रहा है या जलीय पौधे के बारे में। ध्यान रखना, जितने भी जलीय पौधे का अध्ययन किया जाएगा वो हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत ही किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, ये जो द्विनाम पद्धति है, जैसे अभी कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति बताई उसमें जो दो नाम लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या स्थिति होती है? तो उनमें जो दो नाम लिए जाते हैं, एक तो वंश का लिया जाता है और दूसरा जाति का। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वह कौन से होते हैं? वो अनावृत बीजी। अनावृत मतलब जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान रखना, जीवाणु स्वपोषित होते हैं? नहीं भाई, स्वपोषित नहीं होते। सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं? नहीं होते। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ये बिल्कुल सही है, अधिकांश जीवाणु जो है विविधपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी नहीं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनको पौधा माना गया है। क्यों माना गया है? ध्यान रखना, क्योंकि ये विटेकर ने एक अलग से प्लांट की कंडीशन में इनको रख दिया। अर्थात अगर आप जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे तो इनको आपको बॉटनी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अगर वायरस को पढ़ेंगे तो आपको जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कठोर कोशिका भित्ति। क्योंकि जितना भी प्लांट ऑर्गेनिज्म है उनमें जो कोशिका होगी
उनकी जो भित्ति होगी, वाल होगी, वो कठोर होती है। इसलिए ध्यान रखना कि इनमें कठोर भित्ति होती है, इसलिए इनको प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है? ध्यान रखना, किन में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित? देखो, कवकों में होती है, कवक जितने भी कवक होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। शैवालों में होती है, ईस्ट में होती है। ओनली जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। जो जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति होती है, साधारण आकृति छड़ रूपी होती है, यानी बेसिलाई होती है। बेसिलाई कंडीशन की अधिकतर जीवाणु पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गोलाणु कहते हैं या कुक्की कहते हैं? क्या कहते हैं? कुक्की कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है, जो एक गोल जीवाणु होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस। ध्यान रखना, जो गोल जीवाणु होता है वो आपका कोकस कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? जो सर्पिल जीवाणु होते हैं उन्हें स्पाइरीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरीलम कहते हैं। अर्थात